Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asim Qayyum from Army Public School and College, Damial, Rawalpindi. Today we are going to start week number 12 from 10th class physics. After the lecture you will be able to understand electric field and electric field intensity, electric potential, capacitor and capacitance, types of capacitors, applications of electrostatics and hazards of electrostatics. First topic is electric field. Electric field क्या होती है कि वो ख़ास रीजन अराउंड द चार्ज जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज प्लेस करें तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो. जैसा कि आप फिगर को देख सकते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, उसके गिर्द डिफरेंट टेस्ट चार्जेस को लेके आएंगे तो उस पर फोर्सेस लग रही हैं F1, F2, F3 एंड 4. अब इस ख़ास रीजन के बाहर अगर इन चार्जेस को रखा जाए तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा. तो इसका क्या मतलब है कि वो रीजन जिससे बाहर अगर आप उस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो उस रीजन को जहाँ पे वो फोर्स फील करता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको कहते हैं. इट इज़ डिफाइन एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यानी कि जो आप चार्ज प्लेस कर रहे हैं जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग करनी है उसके ऊपर यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैथमेटिकली इज़ एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या है यहाँ पे? क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी फील्ड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करती हैं. अगर आप फिगर को देख सकते हैं, फिगर में पॉजिटिव चार्ज के गिर्द भी आपको नज़र आ रही हैं कि कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं. ये जो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ये हमें डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है. इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं. आप फिगर को देख सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे मूव कर रही हैं और नेगेटिव चार्ज वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड मूव कर रही हैं. इसी तरह सेकंड है स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जितनी ज़्यादा स्पेस होगी फील्ड की लाइंस के दरमियान उतनी वीकर फोर्स होगी. यानी कि अगर आप चार्ज के करीब वाले पोर्शन को देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज़र है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी. इसी तरह थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती. आपको डिफरेंट फील्ड लाइन नज़र आ रही हैं लेकिन ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हुई नज़र आती. क्यों नहीं करती? क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर ये क्रॉस करें तो उस पॉइंट पे डायरेक्शन का हमें नहीं पता चलता वो किस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये क्या होता है कि अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कंसेप्ट आपको पहले मैंने दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लेके आना है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से. यानी कि फील्ड के बाहर कोई चार्ज मौजूद है उसको मूव करके अगर आप लेके आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसके लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं. मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट है यूनिट और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? जूल पर कूलम. अगर हम वोल्ट को डिफाइन करें, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट in the electric field then potential at that point will be 1 volt. यानी कि अगर आप 1 कूलम के चार्ज को
ऊपर फोर्स लगाते हो, 1 जूल वर्क करते हो टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो 1 वोल्ट उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट्स के दरमियान जब बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उस दौरान जो एनर्जी सप्लाई होती है बाय द चार्ज, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज इक्वल टू वर्क AB, WAB, विच इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल VA माइनस VB। यहाँ से अगर आप डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल अगर फाइंड करें तो विच इज इक्वल टू WAB डिवाइड बाय Q, इसका यूनिट भी वोल्ट होता है और वो जूल पर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 थिन मेटल प्लेट्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों के दरमियान स्मॉल सेपरेशन या डिस्टेंस रखा जाता है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल या मीडियम रखा जाता है, उस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया जाता है। जब कैपेसिटर को पोटेंशियल वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बैटरी का, तो A पोर्शन के ऊपर या A प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और B पार्ट के ऊपर, B प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज स्टोर होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल के लिए आपको एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा विच इज C, सो Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एबिलिटी है कैपेसिटर के अंदर कि वो कितना चार्ज स्टोर कर पाती है। तो मैथमेटिकली हमने पिछले टॉपिक में देखा Q इज इक्वल टू CV था, तो C इज इक्वल टू Q बाय V आ जाएगा। ऐसा यूनिट कैपेसिटर का फेरेड होता है, और अगर हम 1 फेरेड को डिफाइन करें तो ये बेसिकली क्या होगा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस लगा रहे हैं 1 वोल्ट हो, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। अब आ जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। तो बेसिकली 2 कम्बिनेशंस में हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। पहला है पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि हर कैपेसिटर की जो लेफ़्ट साइड है उसको हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव प्लेट के साथ, लेट्स सी, और जो राइट साइड है उसको हम नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हर कैपेसिटर चूँकि पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, यानी कि वोल्टेज का जो हर पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट के साथ है और हर नेगेटिव जो है वो दूसरी प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो वोल्टेज यानी कि इसमें सेम होगा। V इज इक्वल टू V1 विच इज़ इक्वल टू V2 विच इज़ इक्वल टू V3। इसी तरह चार्ज डिफरेंट होता है डिफरेंट कैपेसिटर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम जो कैपेसिटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है। टोटल चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हर कैपेसिटर के, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज बेसिकली सम ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस 3। जब हम Q इज इक्वल टू CV पढ़ें तो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V आ जाएगा। Q1 क्या हो जाएगा? C1V, Q2 C2V और Q3 आ जाएगा C3V, क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है। यहाँ से अगर हम वोल्टेज को कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगी, और यहाँ से V को हम डिवाइड कर रहे हैं, Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह यहाँ पे जो Q बाई V जो है वो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका पैरेलल कम्बिनेशन का इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स
कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो आपके लिए जनरल रिलेशन क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर्स हैं अप टू Cn, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। इसमें आप क्या करते हो कि कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड अरेंज करते हो। एक कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो राइट प्लेट जो है वो अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और इसी तरह से सो ऑन। अब इस कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है। क्यों चार्ज सेम होता है कि आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल लेट्स सी हमने लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट किया, और नेगेटिव प्लेट जो है वो राइट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो राइट प्लेट है कैपेसिटर 1 की, वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यही होता है ना कि एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। उसी नेगेटिव की वजह से जो लेफ्ट प्लेट है सेकंड कैपेसिटर की, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह से जब तक सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज नहीं आ जाता उस वक्त तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने डिफरेंट अप्लाई की हुई है, और ये पोटेंशियल बेसिकली डिवाइड होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होगा तो टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। अगर टोटल V है तो Q बाई C इक्वलेंट, V1 है तो Q ओवर C1, इसी तरह से Q ओवर C2 एंड Q ओवर C3 सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज तो सेम है। तो चार्ज अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा Q ओवर C इक्वलेंट इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q को अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसी तरह जनरल n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए आपके पास रिलेशन आ जाएगा 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू सो ऑन अप टू 1 बाई Cn। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को हम मुख्तलिफ इकसाम में या टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें जो पहली है पेपर कैपेसिटर, नाम से ज़ाहिर है पेपर यूज़ किया जाता है एज ए डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर पेपर या प्लास्टिक शीट, और ये बेसिकली 2 थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि पैरेलल प्लेट का काम करती हैं। प्लास्टिक शीट या पेपर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। इन सारे मटेरियल्स को हम एक सिलेंड्रिकल शेप में रोल करते हैं और उसको प्लास्टिक केस में बंद कर देते हैं, और जो 2 फॉइल्स हैं उसके जो कनेक्शंस हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये कैपेसिटर आपका पेपर कैपेसिटर है। इसी तरह मीका कैपेसिटर है। मीका कैपेसिटर को हम ये इस वजह से मीका कैपेसिटर कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक वो मीका यूज़ करते हैं। आप ये फिगर को भी देख सकते हैं, फिगर में मेटल फॉइल्स हैं, प्लेट्स हैं, उनके दरमियान ये मीका यूज़ किया जा रहा है एज ए डाइलेक्ट्रिक। ये जो मटेरियल है ये फ्रेजाइल मटेरियल है, और इसको हम प्लास्टिक केस के अंदर इंक्लोज करते हैं ताकि ये टूटे ना। इसी तरह 2 वायर्स जो हैं जो मेटल फॉइल्स सी वो बाहर निकाली जाती हैं फॉर मेकिंग कनेक्शंस। नेक्स्ट इज वेरिएबल कैपेसिटर। नाम से जाहिर है एक ऐसी टाइप है कैपेसिटर की जिसकी वैल्यू को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर्स हम देख सकते हैं कि पैरेलल प्लेट्स की जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जितना एरिया एक दूसरे के साथ कॉमन होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एक फिक्स होती है, दूसरी मूवेबल होती है। जो फिक्स होती है उसके साथ प्लेट्स को जब हम अपनी एडजस्ट करते हैं, जब ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे, जब ये एक दूसरे के बिल्कुल आउट ऑफ फेज होंगी या मुख्तलिफ जब ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ नहीं अटैच होंगी, यानी कि प्लेट्स
तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम उस वक्त कैपेसिटेंस होगी। जितना ज़्यादा कॉमन एरिया होगा दो प्लेट्स के दरमियान उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो इसको हम यूज़ करते हैं ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो, या इस बहुत सारे जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है बार बार, तो उसके लिए वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जब आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना है विद हेल्प ऑफ लो बैटरी, स्मॉल बैटरी, तो हाई कैपेसिटेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ होता है। इसमें भी मेटल फॉयल यूज़ की जाती है जो कि इन कॉन्टैक्ट होती है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एज ए पैरेलल प्लेट्स के यूज़ हो रहा है, जबकि दो इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान, सर्कुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर यूज़ किया जाता है 2 लेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और उसको हम एज ए डाइलेक्ट्रिक क्लियर करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशन से, जो अगर आप फिगर को भी देख सकते हैं आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये जो सर्कल है ये आपकी मेटल ऑक्साइड हैं और इसके दरमियान आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, और इसके कनेक्शंस को हम यूज़ करते हैं टू जनरेट मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटर। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस पे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है, ये चिमनीज़ जो होती हैं कारखाने की चिमनीज़, उसकी जो स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, ताकि एलर्जी या जो ऐसे प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको डस्ट पार्टिकल से बचाया जा सके। इसमें होता क्या है, ये बेसिकली मैश या एक जाली पे एक बेसिकली मैश, पाइप के अंदर एक मैश होती है जिसको हम चार्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। जब आपकी डस्ट पार्टिकल्स जो स्मोक में मौजूद हैं वो इस जाली या इस मैश में से पास होते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके ऊपर एक और मैश यूज़ की जाती है जिसको हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल्स उस मैश के साथ स्टिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जबकि आपकी जो स्मोक पार्टिकल या एयर है वो साफ़ होके बाहर आती है। फिर बाद में हम इस पाइप को, जिसमें ये दो मैशेस हमने यूज़ की हैं, इसको क्लीन करके फिर हम यूज़ के लिए यूजेबल बना देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, गाड़ियों को की बॉडी मेटल की बनी होती है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको चार्ज दे देते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग इस तरह दी जाती है कि उसके ऊपर लेट्स सी हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो जो आपकी पेंट की नोज़ल है वो फ्रिक्शन की वजह से स्प्रे के ऊपर जो आपका पेंट है उसको पॉजिटिव चार्ज दे देती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो पेंट है वो इजीली बॉडी ऑफ द चार्ज की, बॉडी ऑफ द कार या जो भी गाड़ी है उसको ऊपर ज़्यादा सख्ती से स्टिक करेगा और पायदार आपका जो पेंट होगा वो पायदार होगा, इजीली उतरेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो नुकसानात हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें पहला है लाइटनिंग इफेक्ट, या आपकी जो बिजली गिरती है ये क्यों होती है कि हैवी जो थंडर क्लाउड्स हैं जो मूव कर रहे हैं वो चार्ज हो जाते हैं। कैसे चार्ज होते हैं? एयर फ्रिक्शन या आपस में जो वाटर मालिक्यूल वो जो क्लाउड्स रगड़ खाते हैं या फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, हैवी होते हैं क्लाउड्स, तो ये ज़मीन के ऊपर उसका अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बिटवीन द थंडर क्लाउड्स एंड द अर्थ, जिसकी वजह से वो चार्ज क्लाउड से जंप करता है ग्राउंड पे
और उससे स्पार्क या एक्सप्लोजन क्रिएट होती है। इसको हम आसमानी बिजली का गिरना या लाइटनिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर सेकंड वन इज़ फायर या एक्सप्लोजन। आपको पता है कि जो हैवी टैंकर्स हैं जिसके अंदर गैसोलीन या पेट्रोल स्टोर किया जाता है, वो अगर चार्ज हो जाए, उनकी बॉडी चार्ज हो जाए ड्यू टू फ्रिक्शन या एनी अदर मीन, तो वो जो चार्ज है वो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं गैसोलीन, क्योंकि गैसोलीन में जस्ट थोड़ा सा पेट्रोल के ऊपर स्पार्किंग चाहिए और वो हैवी एक्सप्लोशन या वायर में बदल देती है। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो हम कैसे इसको हम ओवरकम कर सकते हैं कि स्टैटिक चार्जेस को साथ साथ डिस्चार्ज करते रहें, जिससे हम फायर से बच सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने ये रिव्यू क्वेश्चंस 11 to 19 करने हैं, इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपने जो करने हैं, ये 4, 5 है और 6, 7 है, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बाकी रह गए थे 5 to 10 आपने करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।